नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? मगध मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मगध साम्राज्य, भाई देखो मेरे प्यारे साथियों, 16 महाजनपदों के समय यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद हुए थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध। ठीक है, कौन सा था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध साम्राज्य। और इसकी जानकारी, मगध साम्राज्य की जानकारी हमें महाभारत और पुराणों में भी मिलती है। उस समय के जो 16 महाजनपद थे, इन सभी जनपदों का आपस में राजनीतिक राज्यों में क्या है, राजनीतिक महत्व के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ था। ठीक है ना। तो जब लंबा संघर्ष हुआ था तो छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य क्या हुआ था? मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने थे? तो देखो यहां पर लिख दो छठी सदी। ठीक है ना। तो ईसा पूर्व में क्या थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद हुए और इन 16 महाजनपदों का अपने क्षेत्र विस्तार के लिए और राज्यों के राजनीतिक महत्व के लिए, है ना, राजनीतिक महत्व के लिए इनों में हुए आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष। जब आपस में इनके बहुत ज्यादा संघर्ष हुए तो इन्हीं महाजनपदों में, क्योंकि अपने क्षेत्र विस्तार के लिए ज्यादा इनमें संघर्ष हुए थे, है ना, तो क्या हुआ, जब इनमें संघर्ष हुआ तो इनमें से उस 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली निकलकर आए थे: काशी, कौशल, अवंती, वज्जी और मगध। तो इन सभी में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वो था मगध। मगध मगध महाजनपद, उस समय का महाजनपद, या फिर आप इसे मगध साम्राज्य कह सकते हैं। इसका उदय कब हुआ था? तो इसका जो उदय, ठीक है, मगध के उदय की बात करूं तो छठी शताब्दी से चौथी सदी, है ना, ईसा पूर्व इसका उदय हुआ था। ठीक है, छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य इसका उदय हुआ था। अब बात करते हैं इसके प्रारंभिक इतिहास की कि भाई मगध साम्राज्य का इतिहास किस प्रकार से है। तो अगर मैं बात करूं इतिहास की तो देखो सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, पहले था वैदिक युग, है ना, वैदिक काल। वैदिक काल में भी 2 काल थे, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में हम ऋग्वेद काल के अंतर्गत पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ठीक है ना। और उन्हीं के काल के अंत समय, यानी इसी काल के अंत समय क्या होता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय आता है, क्योंकि ये जो काल थे उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके बाद ही छठी शताब्दी में क्या होता है? 16 महाजनपदों का उदय होता है। लेकिन इसका आरंभ तो उत्तर वैदिक काल में हो चुका था, लेकिन स्पष्ट तरीके से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा वापस जाते हैं तो वैदिक युग में पहुंचते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि देखो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में हमें कहीं भी मगध का, ठीक है, ऋग्वेद में हमें कहीं भी क्या है? मगध का उल्लेख, ठीक है, समझ में आ रही होगी, उल्लेख नहीं मिलता। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि उल्लेख नहीं मिलता, ये है महत्वपूर्ण। इसमें मैं कहना समझाना ये चाहता हूं कि मगध के बारे में हमें जानकारी, ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं है, ये स्पष्ट है। लेकिन ऋग्वेद के समय में एक जाति थी जिसका नाम क्या था? जाति।
एक जाति रहती थी ऋग्वेद काल के दौरान एक क्षेत्र में, उसका नाम था कीकट, कीकट जाति। और इसका राजा कौन था? राजा, इसका राजा जो था उसका नाम था प्रेमगंध। ठीक है, कौन था राजा? प्रेमगंध। ये प्रेमगंध जो था ये कीकट जाति का राजा था, और कीकट जाति जो है वो मगध में रहती थी। तो अब आपको क्या जानकारी मिली इसमें? ये जानकारी मिली कि मगध का स्पष्ट, देखो यहां पे लिखता हूं, इसका जो स्पष्ट रूप है वो किसमें मिलता है हमें? तो अथर्ववेद में। देखो स्पष्ट उल्लेख, यहां पर आप समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। अथर्ववेद में, ठीक है ना, अथर्ववेद में हमें मगध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, मगध का शॉर्ट में। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को? तो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों वो यही है कि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं है, लेकिन लेकिन एक कीकट जाति थी और कीकट जाति का राजा था प्रमगंध। ठीक है, और मगध का स्पष्ट उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में हमें मगध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर यही है कि जो मगध में एक जाति रहती थी ना, कीकट, कीकट, वो ऋग्वेद काल के दौरान यानी वैदिक युग में भी थी, लेकिन केवल इस जनपद का नाम नहीं था, ऋग्वेद में इसका नाम नहीं था मगध का। ठीक है ना, तो आप इसे कह सकते हैं अस्पष्ट तरीके से, अस्पष्ट रूप से मगध की जानकारी यानी उस समय ऋग्वेद में भी थी। अब आपको समझ में आ चुका होगा। वैदिक साहित्य में अगर मैं बात करूं तो देखो ये प्रेमगंध जो है वैदिक साहित्य के अलावा इसका उल्लेख भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका नाम भी हमें नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम मगध के आरंभिक इतिहास की। इसकी आरंभ यानी शुरू का इतिहास मगध का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, शुरू के अगर मैं इतिहास की बात करूं मगध की, ये तो होगी छोटी सी जानकारी आप लोगों को स्पष्ट तरीके से देखने की। भाई आरंभिक इतिहास के अगर ज्ञान की बात करूं तो मगध की जानकारी हमें कहां पे? ग्रंथों में, महाभारत में और पुराणों में हमें मिलती है। लेकिन अब मैं बात करता हूं इसके मगध के प्राचीन राजवंश की। ठीक है ना, तो देखो आरंभिक इतिहास की जानकारी हमें किस किस में मिल जाएगी? तो ग्रंथों में, पुराणों में और महाभारत में। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। देखो आरंभ का इतिहास हमें मगध का यहां से मिल जाएगा, लेकिन अब मैं इसकी अगर मैं बात करूं प्राचीन राजवंश की, है ना, अब बात करते हैं प्राचीन राजवंश की। तो मगध का प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो देखो भाई मगध का प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था, है ना, तो इसका जो संस्थापक था, संस्थापक किसका? मगध का बृहद्रथ। ठीक है, अब देखो मगध में जो सबसे पहले प्राचीन राजवंश था, तो प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो था वो किसका? वो था वसुचैद। वसुचैद उपा उपाचीर। ठीक है,
तो किसका? वसुचैद उपाचेर का पुत्र था। अब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी अगर मैं मगध में सबसे पहले प्राचीन राजवंश की बात करूं तो मगध में सबसे पहले प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद्रथ, जो था वसुचैद उपाचिर का पुत्र, है ना। तो उपाचिर का पुत्र था। अब मैं इसकी बात करूं तो इसने सबसे पहले मगध में, जो मगध की राजधानी थी उसका नाम था वसुमती। क्या था? इसी के नाम पर वैद ने अपने पिता के नाम पर क्या था? मगध की राजधानी बनाई थी उस समय। देखो प्राचीन राजवंश की अभी जानकारी जुटा रहे हैं हम, है ना। तो इसकी मगध की राजधानी क्या थी उस समय? ठीक है, तो इसकी राजधानी थी वसुमती। ठीक है, क्या थी राजधानी? वसुमती। क्या थी हो गई उस समय? तो इसकी राजधानी थी वसुमती। लेकिन इसकी एक और राजधानी थी मगध की, उसका नाम था राजगृह। ठीक है, और राजगृह के बाद में और कौन सी थी? तो इसे गिरिव्रज। ठीक है, तो गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो कितनी राजधानी थी मगध की? वसुमती, जो प्राचीन राजवंश की थी। उसके बाद में राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बृहद्रथ ने प्राचीन राजवंश बनाया, यहाँ में इसकी स्थापना की, और किसके पुत्र थे? वसुचैद के पुत्र थे। ठीक है, राजधानी कौन सी बनाई? वसुमती, राजगृह, गिरिजवन। ठीक है ना, स्थापना होगी। अब बृहद्रथ का जो पुत्र था, अब ठीक है ना, ये तो थे बृहद्रथ, तो इसके पुत्र थे। अब इसका जो पुत्र था, ठीक है, तो बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। कौन था? जरासंध। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो भैया जरासंध था। ठीक है ना, और जरासंध किसका था? जरासंध का नाम आपने देखो महाभारत में भी देखने को मिला है। ठीक है ना, तो मिला है का मतलब क्या है? जरासंध की जो हत्या की गई थी वो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के द्वारा, है ना। तो अगर मैं महाभारत में आ जाऊं अब, तो क्योंकि देखो ये प्राचीन राजवंश की जानकारी चल रही है तो उसी से संबंधित जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम एक अपने इतिहास में आ जाएंगे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अभी प्राचीन जानकारी आप लोगों से थोड़ी सी साझा। सबसे पहले प्राचीन राजवंश जो मगध साम्राज्य में बृहद्रथ ने स्थापित किया था, और वसुचैद उपाचिर का ये पुत्र था। ठीक है ना, और बृहद्रथ का जो पुत्र था उसका नाम था जरासंध। और जरासंध जो था वो कौरव सेना की तरफ से था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण जी के निर्देश के द्वारा, यानी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? इन्हें आदेश दिया। किसको दिया था? भीम को। ठीक है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को निर्देश दिया, और निर्देश देने के बाद में भीम के द्वारा इस जरासंध की हत्या की गई थी। ठीक है ना, क्या करी? मृत्यु की गई थी। ठीक, अब इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो अंतिम राजा था, ठीक है ना, इस प्राचीन राजवंश का फिलहाल के लिए, ठीक है ना, महाभारत वाली बात में अगर मैं जाऊं तो प्राचीन राजवंश का इसका जो अंतिम राजा था, ठीक है ना, अंतिम, ठीक है, अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन था इसका? तो रिपुंज। रिपुंज और रिपुंज कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो रिपुंज था। अब रिपुंज जो था ये बिल्कुल कमजोर और अयोग्य था, यानी ये शक्तिशाली राजा नहीं था, कमजोर राजा था। तो इसका एक मंत्री था उस समय, क्या उसका नाम था? पुलिक। ठीक है ना, तो इसका मंत्री कौन था? मंत्री, इसका मंत्री था जिसका नाम था पुलिक। ठीक है ना, तो मंत्री पुलिक के द्वारा की गया क्या कहेगी? इसकी मृत्यु करवा दी गई, और मृत्यु होने के बाद में फिर उसी मंत्री ने अपने पुत्र को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। तो ये कहानी थी प्राचीन राजवंश से संबंधित मगध की।
अब मगध के उत्थान के कारण की मैं बात करता हूं। मगध के उत्थान यानी कि मगध के आखिर ये जो उत्थान हुआ कैसे, यानी मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे जो मगध इतना शक्तिशाली था, ऐसी उसमें क्या क्या खूबियां थी, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। तो देखो अगर मैं बात करूं इसके भौगोलिक कारण की, तो भौगोलिक कारण की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले इसकी राजधानी पुराने समय में वसुमती, उसके बाद में 6ठी शताब्दी में बनती है राजगृह, राजगृह और गिरिव्रज, और उसके बाद में आगे भी बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो राजवंश आया उसने कौन कौन सी फिर राजधानियां इनकी बनी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो विस्तार से थोड़ा ये जान लेते हैं। राजगृह यानी भौगोलिक क्षेत्र की मैं बात करूं, इसकी राजधानी जो कि राजगृह थी वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसकी एक खूबी यानी एक विशेषता जो इसके उत्थान का कारण बनती है। दूसरा, राजगृह के बाद